डीएसपी बनते ही एक लड़का अपनी माँ की खोज में निकल जाता है और उन लोगों की खोज में निकल जाता है जिनकी वजह से उनकी माँ ने 25 साल पहले जो प्रताड़ना झेली थी। ऐसा क्या हुआ था इस कहानी में, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने एक ऐसे बेटे की कहानी लेकर आई हूँ जिस बेटे ने 25 साल बाद अपनी माँ के साथ हुए अत्याचार का बदला लिया था। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। इस गांव में सन 1985 में एक लड़की रहा करती थी जिस लड़की का नाम रसीली था। गांव के लोग प्यार से उसे रसीली कहा करते थे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही हंसी मजाक वाली लड़की थी। और वैसे उसका नाम रामवती था और पूरा गांव उससे ऐसे ही हंसी ठिठोली किया करता था। उसका पिता एक जिम्मेदार था और जो गांव का जो सरपंच था उसका लड़का जिसका नाम था रंजीत, जो कि बहुत ही शरारती किस्म का लड़का था। वो उसे देखा करता था, उसके साथ वो मजाक किया करता था और रसीली उसे धमका दिया करती थी, कहती कि तुम अपनी हद में रहो। इस बात का साहूकार के बेटे को बहुत बुरा लगता है। रसीली जो कि अपने पिता की रोटी देने के लिए जाती थी, उसका पिता जो खेतों में हल चलाया करता और अपने घर को बहुत ही प्यार से बहुत आसानी से चला लिया करता, क्योंकि उनके पास खेत थे जिनमें वो मेहनत कर फसल उगाया करते थे। यही सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जो रंजीत है वो बार बार रसीली के इर्द गिर्द दिखाई उसे देता था, जिस बात का रसीली को बहुत बुरा लगता है। रंजीत खुद तो रहता ही था और दो चार गांव के आवारा लड़कों को अपने साथ रखता और उसके साथ भद्दे भद्दे मजाक किया करता, जिन मजाकों का रसीली को बहुत बुरा लगता। और एक दिन रसीली उसको एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है अपनी हद में रहो, तुम मुझे क्या समझते हो। इस तरीके से जब उससे बात करती है तो रंजीत को इस बात का बुरा लगता है। रंजीत कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। अब रंजीत अपने पिता सरपंच से जाकर कहता है कि पापा, मुझे रसीली से शादी करनी है और चाहे कोई भी हालात हो मैं उसे पाकर रहूंगा। सरपंच प्रॉपर अपने बेटे का सपोर्ट करता है और सरपंच अब जमींदार से जाकर मिलता है और कहता है कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, वो उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन रसीली ने भी जिद ठान ली थी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। और उस समय पर गांव में शादी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो जो गांव का सरपंच था वो कहीं और से आकर बसा था, इस वजह से वो इस रिश्ते के लिए आता है। लेकिन रसीली भी अब जिद पर अड़ जाती है कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। घर वाले मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के लोग कहते हैं कि ये कितना बेवकूफ इंसान है, सरपंच के घर से रिश्ता आया और फिर भी ठुकरा देता है। और इस बात का रंजीत को इतना बुरा लगता है कि अब जब दूसरे दिन रसीली अपने पिता का खाना देने के लिए खेतों पर जा रही थी तो रास्ते में वो अपने साथ चार लड़कों को लेकर रसीली के साथ इतना गलत कर देता है कि रसीली जैसे तैसे अपने कपड़ों को पहनकर अपने घर पर आती है और आने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। उसकी आंखों से आंसू नहीं सूखते हैं, तब तक उसका पिता आ जाता है। पिता आकर कहता है कि आज क्या हुआ, आज रसीली खाना देने क्यों नहीं आई। तुम्हें पता है सारा दिन मैं भूखा रहा। रसीली का इतना खेल में ध्यान रहता है, वो कभी भी टाइम पर कोई भी काम नहीं करती। तभी उसकी माँ अंदर से आती है, उसकी माँ की आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं कि आपको क्या पता आज बेटी के साथ क्या हुआ है। रसीली की माँ सारी बात रसीली के पिता को बताती है। इस बात का रसीली के पिता को बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत जब जाता है अपनी बेटी के लिए पुलिस में कंप्लेंट करने के लिए, तो ये सन 1985 की बात है। उस समय पर गांव में सरपंचों की चला करती थी। जो पुलिस वाले थे वो भी सरपंच के यहाँ पर ही आकर उन्हीं की बात माना करते और सरपंच की बिना किसी की भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती थी। पुलिस वाले भी उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं और अब रसीली का पिता मन ही मन घुटने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए और उसके बाद जो रसीली है वो गर्भवती हो जाती है। जैसे तैसे उस हादसे को वो भूले थे, लेकिन अब जब रसीली के गर्भ में साहूकार के बेटे का बच्चा पल रहा था तो ये बात अब रसीली के पिता को झंझोरने लगती है। उसका बड़ा भाई और उसकी भाभी थी घर में, वो भाभी भी बात बात पर रसीली को ताने कस दिया करती। और जो रसीली कभी पूरे गांव में घूमा फिरा करती थी, रसीली का घूमना फिरना उसका पिता बंद कर देता है। वो खुद भी शर्म की वजह से नहीं निकलती है और वो घर में ही घुटकर जीने लगती है। जैसे तैसे 9 महीने निकलते हैं और 9 महीने बाद रसीली एक बेटे को जन्म देती है। वो बेटा बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन
जो रसीली का पिता है उसने पहले ही तय कर लिया था। उसने कोलकाता में अपनी बेटी के लिए एक ऐसे घर में रिश्ता तय किया था जिस घर में लड़का था जो उसका पहले से ही एक बेटा था। उसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी थी और उसको उसके पिता ने सब कुछ बता दिया था कि हमारी बेटी के साथ एक छोटा सा बेटा है जिसको हम खुद ही रखेंगे, बेटी की शादी आपके यहाँ पर होगी। वो मान जाते हैं और रसीली भी गांव वालों के ताने सुन सुनकर इतनी परेशान हो चुकी थी कि अब उसने भी ठान लिया था कि अगर एक बार इस गांव से मैं निकल जाऊं तो मैं वापस आकर इस गांव की तरफ नहीं देखूंगी। और अब रसीली की शादी कर दी जाती है। रसीली के उस बेटे को उन मामा मामियों को दे दिया जाता है, यानी रसीली के भाई और भाभी को दे दिया जाता है। उनको कोई भी संतान नहीं थी और ना ही उनको बाद में कोई संतान होती है। रसीली के बेटे को वो बहुत अच्छी तरह से पालते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से रखते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, करीबन 5 साल हो चुके थे। अब वो बच्चा स्कूल जाने लगता है और जब भी वो घर से बाहर निकला करता तो लोग उसे ताना मारा करते, कहा करते देखो कैसा नाजायज बच्चा है, इसका बाप भी इसी गांव में घूमता है और ये इसी गांव का है और इसी गांव में देखो कैसे ठाठ से रहता है। जब वो बच्चा छोटा था तो इन बातों को गौर नहीं किया करता था, ना ही उसे समझ में आता था कि ये लोग क्या कहते हैं। कभी कभार वो अपने मामा मामी जिनको मम्मी पापा कहा करता उनसे कह दिया करता कि लोग ऐसे क्यों कहते हैं, तो उसके मम्मी पापा उसे समझा दिया करते और कहा करते कि बेटा लोगों का काम कहना होता है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखा करो। अब वो इन सब की बातों को भूलकर पढ़ने लिखने लगता है और धीरे धीरे अब वो 10th पास कर लेता है। वो लड़का पढ़ने में इतना तेज था कि वो 10वीं में टॉप करता है और उस जमाने में जो बच्चा इतना होशियार दिखता, जो 10वीं के रिजल्ट में टॉप करता, उसे गांव में बहुत अच्छे से सम्मानित किया जाता है। जो मम्मी पापा बने मामा मामी हैं वो उसे स्कूल में सम्मानित कराकर जब घर लेकर आए थे तब भी किसी ने उसे ताना मारा कि वाह कितना होशियार बच्चा निकला है, जिसके पिता का पता नहीं, माँ का पता नहीं, काश ये तुम्हारा बेटा होता। वो लोग जब ऐसा कहते हैं तो इस बात का अब उस लड़के को बहुत बुरा लगता है जिस लड़के का नाम विजय रखा गया था। विजय अपने मामा मम्मी से पूछता है कि क्या हुआ, आप मुझे सच क्यों नहीं बताते, क्योंकि अब वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो ये सारी बातें समझने लगा था। और आज वो जो हार उसने पहना हुआ था, जो जीत का हार उसे पहनाया गया, उसे तोड़कर घर में जाकर एक चारपाई पर बैठ जाता है और जिद करने लगता है कि जब तक मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी माँ कहाँ है और कौन मेरा पिता है, तब तक मैं खाना पानी कुछ भी नहीं खाऊंगा। तब उसकी मामी उसे समझाती है और उसकी माँ के बारे में बताती है। तब भी वो उसे पूरा सच नहीं बताते हैं, वो सिर्फ इतना बताते हैं कि तुम्हारी माँ कोलकाता में है, वहां उनकी शादी कर दी गई है, वहां पर वो रहती हैं। जब वो पिता के बारे में पूछता है तो मामी चुप पड़ जाती है। फिर बार बार वो अपने मामा से जिद करता है, तभी मामा कहता है कि बेटा जो तुम्हारा पिता है वो बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसका सामना हम नहीं कर सकते, इसीलिए हम नहीं चाहते कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। हम चाहते हैं कि तुम मेहनत करो, बहुत बड़े एक ऑफिसर बनो, तब जाकर इन सब चीजों को देखेंगे। अब आज ही विजय ये सब कुछ ठान लेता है और फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाता है। 12वीं पास करता है और उसके बाद ग्रेजुएशन करता है। इन्हीं सभी तहानों के साथ में अब वो डीएसपी बन जाता है और जब वो डीएसपी बनकर सम्मानित होकर घर आता है तब अपने मामा मामी से कहता है कि अब मुझे बताओ मेरा पिता कौन है। तो मामा मामी कहते हैं कि तुम्हारा पिता जो है वो इसी गांव के सरपंच का बेटा रंजीत है और तुम्हारी माँ कोलकाता में है। तभी वो अपनी माँ का एड्रेस मांगता है, उसकी माँ का एड्रेस बताया जाता है। तो जिस पर्ची पर उसकी माँ का एड्रेस लिखकर दिया जाता है उस पर्ची को लेकर अब जो उसका बेटा विजय है डीएसपी बना हुआ अब चल देता है कोलकाता की तरफ। कोलकाता जाने के बाद वो उसी जगह पर पहुंचता है तो जिस घर का एड्रेस उसमें लिखा हुआ था उसी गली में पहुंचकर उस घर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उस घर पर ताला लगा हुआ है, वहां पर कोई भी नहीं है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब वो वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है और वहां इंतजार करता है कि कोई इस घर के आसपास दिखे तो उनसे पूछूं क्या है, कौन यहाँ रहता है या नहीं रहता है, कहीं मुझे गलत एड्रेस तो नहीं दे दिया। वो वहां पर बैठ जाता है, बैठे बैठे कब उसे नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता है। और जब शाम हो जाती है तो शाम के वक्त एक महिला आती है और उसी दरवाजे का ताला खोलने लगती है। वो ताला खोलती है, अंदर जाती है, घर की साफ सफाई करती है और तभी विजय पीछे पीछे जाता है, दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, कहने लगता है कि अंदर कोई है क्या।
तभी अंदर से रसीली निकलती है। तो वो पूछती है कि बेटा तुम कौन हो? तो वो कहता है कि पहचानो मैं कौन हूँ। वो अपनी धुंधली सी नजरों से कहती है कि नहीं पहचान में आ रहे बेटा, तुम ही बताओ तुम कौन हो। तभी वो कहता है कि मैं वही लावारिस बेटा हूँ जिसे तुम गांव में छोड़कर चली आई, और ना ही तुमने अपने साथ हुए अत्याचार का बदला लेने की सोची, ना ही तुम अपने लिए लड़ी। तुम कैसी माँ हो? जैसे ही इन शब्दों को विजय के मुंह से रसीली सुनती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और कहती है कि बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा, लेकिन मैं लड़ती तो कैसे लड़ती। मेरे माता पिता के लिए मुझे ये सब कुछ त्याग करना पड़ा, और मैं यहाँ आकर उस घर से, उस गांव से मैंने मुंह मोड़ लिया। तभी विजय कहता है कि माँ, अब तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, और मैं तुम्हें यहाँ न्याय दिलाने के लिए ही आया हूँ। इतनी ही बातें होती हैं तभी एक और लड़का आता है, और वो आते ही कहता है कि माँ, ये वही भाई है ना जिसके बारे में आप मुझे बताया करती, ये आपका वही बेटा है ना जिसे आपने गांव में छोड़ा था। वो भी समझ जाता है और विजय और वो सौतेला जो बेटा था उससे गले लगा लेती है, दोनों को गले लगाकर रोने लगती है। दोनों बेटे अपनी माँ को चुप करते हैं और उसके साथ हुई हैवानियत के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं और समझते हैं, और दोनों भाई वहीं पर प्रण लेते हैं कि हम अपनी माँ को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। अब दोनों भाई अपनी माँ को लेकर उसी गांव में आ जाते हैं। जब वो उसी गांव में आ रहे थे तो कुछ लोग देखकर कहते हैं कि ये देखो, रसीली आ गई, और अब की बार तो अपने दोनों बेटों को लेकर आई है, न जाने क्या होगा। जैसे ही वो गांव में जाती है, अब जो उसका विजय बेटा है वो अपनी माँ से कंप्लेंट दर्ज करवाता है साहूकार और उसके बेटे के खिलाफ। जब वहां पर पुलिस पर कंप्लेंट कराने जाते हैं तो पुलिस एक्शन नहीं लेती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो कंप्लेंट करा रहा है वो एक डीएसपी है। जब वो अपनी पावर उन्हें दिखाता है तो वो उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करते हैं, और जो गांव का सरपंच था उस समय तक भी वो सरपंच ही था, और उसका बेटा, वो भी पहले तो उसे देख देख कर हंस रहे थे कि ये देखो अब आ गई है हमसे इंसाफ मांगने, और रसीली तुम तो आज भी इतनी ही खूबसूरत लगती हो, क्यों ना अब शादी हम कर लेते हैं, अब तो सुना है तुम्हारा पति भी नहीं है। इस बात पर विजय को इतना गुस्सा आता है कि उसी समय अपने पिता रंजीत को थप्पड़ जड़ देता है। साथ ही साथ जो सौतेला बेटा था वो भी उसके हाथ पकड़ लेता है, यानी वहां पर लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता है, लेकिन गांव के कुछ समझदार लोग उन्हें रोक देते हैं। और जब उसकी माँ की कंप्लेंट दर्ज हो जाती है और जब साहूकार और उसके बेटे को पुलिस पकड़ ले जाती है, तब विजय को तसल्ली मिलती है। तब पूरे गांव के सामने कहता है कि अब कहो कोई मैं नाजायज बेटा हूँ, ये मेरी माँ है, और जो मेरा पिता था, भगवान ने गलती से मेरा पिता बनाया, उसे मैंने सलाखों के पीछे भिजवा दिया है। लेकिन आप लोगों का ये तरीका सही नहीं था जो आपने मेरी माँ के साथ किया, और जो बीते 25 साल से आप लोग मेरे साथ कर रहे हो। क्या आप लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं? ये जो सब कुछ मेरी माँ के साथ हुआ था, इस गांव के लड़के ने किया था। अगर आप लोग चाहते तो उसी वक्त मेरी माँ को इंसाफ मिल जाता। तभी गांव के ज्यादातर लोग उनके घर आते हैं और उन सभी से माफी मांगते हैं, कहते हैं कि बेटा तू हमारे गांव की बेटी थी, हमें माफ कर दो। हम तो उस समय समझते थे कि जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारा रिश्ता ठुकराया है सब उसी का नतीजा है, लेकिन हमें नहीं पता था इस लड़के की मंशा इतनी बुरी थी, इसने तुम्हारे बाद भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया था। लेकिन आज तेरे बेटे ने तुझे इंसाफ दिलाया, साथ ही साथ उन लड़कियों को भी इंसाफ मिला है। काश तेरे जैसा बेटा सबकी गोद में हो। सभी ये कामना करते हैं और वहां से सब अपने घर चले जाते हैं। आज रसीली अपने आंखों के आंसुओं को पहुंचती है और अपने भैया भाभी को बहुत ही प्यार से गले लगाती है और कहती है कि आप लोगों ने मेरे बेटे की इतनी अच्छी परवरिश की है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, शायद मैं भी नहीं दे पाती। ये कहानी उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश देती है जो लोग अत्याचार से डरकर छिप जाते हैं। अगर इंसान चाहे तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो अपने आप के लिए लड़ सकता है, चाहे उसमें थोड़ी देरी भले हो जाए। जैसे कि 25 साल में रसीली को इंसाफ मिला, वैसे ही इंसाफ मिल सकता है, लेकिन अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आपको लड़ना चाहिए। बस इसीलिए हम इन कहानियों को लेकर आते हैं। आपको जरा भी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो पर अपना कमेंट जरूर लिख कर जाएं। क्या सही हुआ सरपंच के बेटे के साथ, सरपंच के साथ, और रसीली को जो इंसाफ मिला है?
आपको इसके बारे में क्या लिखना है, लिखिएगा ज़रूर। बहुत जल्द ऐसी ही किसी कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने परिवार की बहन-बेटियों का भी खास ख़्याल रखें क्योंकि आज समय बहुत ख़राब आ चुका है। ये तो सन 1985 की बात थी, अब 2025 चल रहा है, अभी भी इससे भी बुरा वक़्त है, तो इसीलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। जय हिंद।